हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल और मस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे सर्वेइंग इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेशन में, जहां मैंने आप लोगों को लगभग आधी से ज्यादा सर्वे प्रैक्टिस करा चुकी है। इस पर्टिकुलर सेशन में भी मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन लेकर आया, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाया जो पिछले सेशन में आप लोगों के छूट गए थे। ठीक है, तो ये सेशन में अपन 3-4 चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं जरा उसकी बात करते हैं यहां पर। तो मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेवलिंग के बचे हुए क्वेश्चंस। वैसे कंसेप्ट तो इससे पहले वाले सेशन में लेवलिंग का डिस्कस हो चुका था, और इसी पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोगों को देखने को मिलेगा थ्योरी ऑफ एरर्स का कंसेप्ट, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है वो आपको अभी थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा। और कुछ कंसेप्ट में इसी पर्टिकुलर सेशन में टेक्योमेट्री से रिलेटेड भी लेकर आया। 25 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन करके हम सारे कंसेप्ट को समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उन सबके कंसेप्ट क्लियर है। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि अपने सेशन में आप लोगों को वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं जिनके तहत आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए मेरे क्वेश्चंस वन लाइनर थोड़े कम रहते हैं, उनसे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, तो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन होती है। अब जब मैं रिवीजन करा ही देता हूं ना, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना मानिए आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, ये कड़वी सच्चाई है। थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्व की। एक चलो जो भी है, क्या हम लोग सबसे पहले कर्व की बात करते हैं। तो देखिए, कर्व के अंदर आप लोगों के मेजर मेजर क्या क्या फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है r tan डेल्टा बाई 2, जहां पे आप लोगों का डेल्टा क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल। वही लॉन्ग कोड का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा 2r sin डेल्टा बाई 2। अगर मैं यहां पर आप लोगों को कहूं मिड ऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला देखने को मिलता है आपको, r 1 - में cos डेल्टा बाई 2। वही अगर मैं एपेक्स के फॉर्मूले की बात करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको याद है, बहुत जरूरी है ये आप लोगों के लिए। आर सेक डेल्टा बाई 2 - 1। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के रिगार्डिंग आप लोगों से लेंथ ऑफ द कर्व पूछता है। लेंथ ऑफ द कर्व क्या कहता है आपको, कंसेप्ट होता है बेसिकली कि पाई इंटू आर इंटू डेल्टा बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कर्व। ये आता कैसे है, मैं उम्मीद करता हूं आपको वो कंसेप्ट पता होगा। सेक्शन फॉर्मूला के तहत हम इसको गिनते हैं। देन हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। तो डिग्री ऑफ कर्व आप सबको पता है कि 20 मीटर और 30 मीटर की चेन के तहत निकाली जाती है। समटाइम्स ये 20 मीटर और 30 मीटर को हम लोग या तो लेंथ ऑफ द कर्व मानकर चलते हैं, या कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि ये लेंथ ऑफ द कर्व अगर बहुत बड़ी रेडियस की है, तो जब रेडियस बहुत बड़ा होता है तो आपका कर्व वाला पोर्शन स्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, सबको पता है। तो एग्जाम में कई बार ये लेंथ ऑफ द कर्व लिखा होगा, या यही चीज आप लोगों की एग्जाम में लॉन्ग कोड के नाम से विख्यात रहती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो लॉन्ग कोड लिखता है तो इसका मतलब है उसका रेडियस बहुत बड़ा है, लेंथ ऑफ द कर्व स्ट्रेट पोर्शन की तरह एक्ट कर रही है। अगर वो लेंथ ऑफ द कर्व लिखता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 20 मीटर के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, हमको पता है 20 मीटर के लिए फॉर्मूला होता है 1146/r। 30 मीटर के लिए फॉर्मूला होता है आपका 1719/r। इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ कर्व के फॉर्मूले को याद रखते हैं। छोटी सी चीज क्लियर है। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के तहत जो अलग अलग से कंसेप्ट आएगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हुआ चलूंगा। सबसे पहला, भाई साहब अभी ना वो 3-4 क्वेश्चन एक साथ दिखे तो घबराना नहीं है, काम होना चाहिए बस। पहला इक्वेशन कहता है कि सेटिंग आउट द कर्व यूजिंग टू थियोडोलाइट मेथड इन्वॉल्व्स व्हाट। ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी आया था।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, नोट कर लेना, कॉपी में क्वेश्चन पूछता है। जब हम टू थियोडोलाइट मेथड की बात करते हैं तो टू थियोडोलाइट मेथड के कुछ प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि भाई ये बेस्ट मेथड है, मतलब ये वाला मेथड आप लोगों का मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा इस वाले मेथड को आप रफ या अंडुलेटिंग ग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं। रफ या अंडुलेटिंग ग्राउंड के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा, टाइम कंज्यूमिंग रहता है क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है इस मेथड की, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई लीनियर मेजरमेंट नहीं होती, नो लीनियर मेजरमेंट इज बीइंग देयर, सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट के द्वारा आप इसको यूज करते हो। ये आप लोगों की ओवरऑल थियोडोलाइट के पॉइंट्स है। तो भाई आंसर तो समझ में आ ही चुका है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अब मेरे पास यहां पर बात आती है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को, द टेंजेंट डिस्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कर्व ऑफ लेंथ 150 मीटर, सर्कुलर कर्व की लेंथ गिवन है 150 मीटर, ज्वाइनिंग द टू स्ट्रेट मीटिंग एट एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री, क्या होगा? आपसे पूछा टेंजेंट डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको बोला गया टेंजेंट डिस्टेंस यानी टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला लगाने पर वैल्यू क्या आएगी वो पूछ रहे हैं। और मैं एक चीज जानता हूं कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ द कर्व क्या है, या आपको पता है क्वेश्चन में आपको गिवन है लेंथ ऑफ द कर्व 150 मीटर है, और मैं फॉर्मूला जानता हूं कि 150 मीटर का फॉर्मूला बनेगा पाई आर डेल्टा बाय 180। सिंपल सी बात है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं 150 इज इक्वल्स टू में 22/7 इनटू में r इनटू में डेल्टा की जगह 360/180। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 6, कॉमन है। तो मैंने यहां पर सॉल्व करा, मैं मल्टीप्लाई करके ले गया 900, मतलब 9000 होगा 900 इज इक्वल्स टू में 22/7 इंटू आर। क्या मैं सॉल्व करके आर निकाल सकता हूं? निकाल तो सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे पता है कि मेरे को टेंजेंट लेंथ निकालनी है, और टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है r tan डेल्टा बाय 2। आपने r वहां से निकाला, r विल बी 900 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू में 10 30/2 यानी 1015 हो जाएगा ना। तो आप सॉल्व कर लेना, आप लोगों का टेंजेंट लेंथ यहां से आ जाएगा, और जो भी आएगा आप करते रहोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस चीज में। चले, अब मेजर बात यहां से आएगी जनाब, जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि लॉजिक कुछ बनता है तो मैं लॉजिक लगाना चाहूंगा। ये तो पक्का है कि आप लोगों की टेंजेंट लेंथ आपकी लेंथ ऑफ द कर्व से कम रहती है, तो कोई भी ऑप्शन बड़ा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लग सकता यार, लॉजिक कुछ नहीं है। वैसे इसका आंसर जो आ रहा है वो 76.76 आ रहा है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, एनालिटिकल लेंस प्रोवाइडेड इन द टेक्योमीटर इज व्हाट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को पढ़ाया था, एनालिटिकल लेंस हमेशा आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक्चुअली में ये एक स्पेशल लेंस होता है जिसकी उपस्थिति के कारण आपके मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 होती है और एडिटिव कांस्टेंट शून्य में परिवर्तित हो जाता है। इसी लेंस की उपस्थिति से आप लोगों को थोड़ी एक्यूरेसी मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये लेंस आपका कहां यूज होता है, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में आपका ये वाला लेंस आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चल अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या आता है देखेंगे जरा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऊपर वाला कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दो स्ट्रेट लाइन है वो 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अच्छा एक चीज अभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, the radius of the curve joining the true straight line is 600 and the long chord and the mid chord क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। एक बात पक्की है कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को गिवन क्या है, क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इंटरसेक्शन एंगल गिवन है 60 डिग्री,
ध्यान से सुनना, मान लो ये आपकी दो टेंजेंट है, ठीक है, और ये आप लोगों का एक कर्व जा रहा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूं, लिख लेना, छोटी छोटी सी बातें हैं, काम आएगी। जहां एंड पॉइंट होता है, जहां कर्व का एंड और टेंजेंट मिलता है, उसको अपन नाम क्या देते हैं? हम उस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। और जहां स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं? अपन उसको नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। ये ना छोटी सी बात क्लियर करना, काम आएगी आपके। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाली टेंजेंट को अपन नाम देते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट, और दूसरे वाली टेंजेंट को अपन नाम देते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। मतलब क्या हो गया ये? अरे यार, एक मिनट भाई, ये वाली टेंजेंट होती है बैकवर्ड टेंजेंट, और इससे अगले वाली जो टेंजेंट होती है वो होती है आपकी फॉरवर्ड टेंजेंट। गॉट इट? तो जनाब, ये छोटी सी बात थी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इंटरसेक्शन एंगल 60 है। इंटरसेक्शन एंगल ये होता है जहां दो टेंजेंट आपस में मीट कर रही है, अंदर वाला एंगल 60 है। डिफ्लेक्शन एंगल ये नहीं होता। डिफ्लेक्शन एंगल होता है आप लोगों का ये वाला एंगल आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, जो अपने आप में 120 के नाम से जाना जाएगा। मेरी बात सुनिए, तो मैंने आपको कहा जनाब कि ओवरऑल 180 होता है। यहां से एक बात हमेशा याद रखना कि आपका इंटरसेक्शन एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल हमेशा 180 के बराबर होता है। पेपर में पूछ भी सकता है, छोटी सी बात है। तो आपको यहां इंटरसेक्शन एंगल दे रखा है, आपको डिफ्लेक्शन एंगल में परिवर्तित करना होगा, वो 120 डिग्री है। अब वैल्यू हम लोग जानते ही है। आई नीड टू सॉल्व इट फॉर व्हाट? आई नीड टू सॉल्व इट फॉर लॉन्ग कॉर्ड। हम सब जानते हैं कि लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला होता है आर साइन डेल्टा बाई 2 इंटू 2। आर की वैल्यू 600 है, साइन 120 बाई 2 का मतलब साइन 60 हो गया डायरेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 1200 इंटू में रूट 3 बाई 2, यानी ओवरऑल 600 रूट 3 आ रहा है। एक आया। दूसरा मुझे कह रहा है मिड ऑर्डिनेट। अभी मिड ऑर्डिनेट क्या निकलेगा आप लोगों का? मैं यहां पर कह सकता हूं फॉर्मूला होता है आर 1 माइनस में कॉस डेल्टा बाई 2, यानी 1 माइनस कॉस 60 डायरेक्ट कर रहा हूं। आर ऑफ 1 माइनस कॉस 60 होता है हाफ, यानी ओवरऑल 300 आ जाएगा। भाई 600 का हाफ करूंगा 300 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ना एक भी नहीं है। ताज्जुब की बात ये आई, अगर मैं मिड ऑर्डिनेट को 300 निकाल रहा हूं तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा, लेकिन आपका इसके हिसाब से लॉन्ग कॉर्ड नहीं आ रहा। लॉन्ग कॉर्ड 600 से बढ़ी जाएगी, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। ये मुझे नहीं पता, इन्होंने मिसप्रिंट किया, बट पेपर का क्वेश्चन है ये। जो कंसेप्ट कह रहा है वो मैंने आपको बताया। अब इन्होंने जब इसको डिफ्लेक्शन एंगल ले रखा है ना, मतलब व्हेन यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंसीडरिंग 60 डिग्री टू बी द डिफ्लेक्शन एंगल, जब आप 60 डिग्री वाले क्वेश्चन को डिफ्लेक्शन एंगल मानकर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट कि ये आंसर मैच कर जाएगा। बट लैंग्वेज क्वेश्चन की गलत है। अगर हमारी बारी पे ऐसा क्वेश्चन आया, घर के मेरे वकील है और मैं हमेशा रेडी हूं, ठोक देंगे केस। तो मतलब आप समझना कंसेप्ट क्या कह रहा है। वो उन्होंने लैंग्वेज गलत लिख रखी है, इंटरसेक्ट नहीं लिखना था, डिफ्लेक्ट लिखना था फिर, ठीक है, या फिर लिखना था एक्सटर्नल एंगल, बट वैसा कुछ नहीं लिखा। क्लियर है मेरी बात? चल, द चेनेज ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज दिस। चेनेज गिवन है आपको, दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कट कर रही है टेंजेंट, उनकी कह रहा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 140 है। इंटरसेक्शन 140 है, रेडियस 600 है, तो टेंजेंट डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द कर्व क्या है? फॉर्मूला है यार, अब ध्यान से देखो। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे ये चेनेज का क्या सीन होता है। देखो यार, चेनेज एक अलग कंसेप्ट है, पढ़ाऊं तो सकता नहीं, लेकिन टेंजेंट पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट से पहले जो आप लोगों की कर्व की चेन है वो होती है चेनेज लेंथ एट स्टार्टिंग, ठीक है। वैसे ये पूरी लेंथ ऑफ द कर्व ये चेनेज ही है, एक पूरी चेनेज है ये। चलो बाय द वे, अभी क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द कर्व और टेंजेंट डिस्टेंस अभी निकालते हैं। मैं एक बात कह सकता हूं, एक मिनट यार, मैं एक बात यहां से कह सकता हूं, इससे अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला तो समझ आई गया आप लोगों को।
अभी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन एंगल अगर 140 है, इंटरसेक्शन एंगल 140 है, तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा? डेफिनेटली 40 होगा ना, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। फिर टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला आप सभी को पता है, r tan डेल्टा बाई 2, यानी मैंने यहां से लिख दिया 600 tan 20। अभी tan 40 बाई 2 होता है tan 20, सबको पता है। व्हेन यू विल बी गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट आंसर 600 से कम आएगा। कैसे? tan 45 होता है 1, तो tan 20 तो कम ही होगा ना उससे। हाँ, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 600 से कम आएगा, 600 से कम सारे ही ऑप्शन है, सारे ही ऑप्शन है, लेकिन 200 के आसपास नहीं आएगा, ये कॉमन है। आप समझो मेरी बात को। tan 45 है 1, tan 20 लगभग आधा है, तो वो 600 के थोड़ा ही कम जाएगा, ज्यादा कम नहीं जा रहा, तो आधे के आसपास लाई कर सकता है, अंदाजा 418 के आसपास। फिर भी आप कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आपको बोला लेंथ ऑफ द कर्व, ये सुनना, लेंथ ऑफ द कर्व का फॉर्मूला होता है पाई बाय 180 इंटू आर इंटू डेल्टा। मैंने कहा 22/7 इंटू 40/180 इंटू आर की वैल्यू 600। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ कर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? चलिए, अभी थ्योरी ऑफ एरर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया, वेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थ्योरी ऑफ एरर्स में दो ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? एक तो वेट वाला कंसेप्ट, दूसरा लीस्ट स्क्वायर वाला कंसेप्ट है ना, मोस्ट प्रोबेबल एरर वाला कंसेप्ट, वो बहुत जरूरी है। मैं दोनों के क्वेश्चन लेकर आया हूं, दोनों ही पढ़ेंगे। अभी बात आती है सर्वे में 3 इंडिपेंडेंट एंगल है एक्स वाई जी, और उनका वेट डब्ल्यू 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 करस्पॉन्डिंग जो भी है। कह रहा है कि सम ऑफ द एंगल का टोटल वेट क्या होगा। इसके रूल है, रूल आपको याद करने पड़ेंगे। रूल क्या कहते हैं समझो। अगर मेरे पास सम करना है, मेरे को सम ऑफ ए प्लस बी अगर करना है, तो इनका जो वेट होता है वो होता है 1/W1 प्लस 1/W2, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल का सम, ऐसा। फिर अगर आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है कोई x, उस ओरिजिनल क्वांटिटी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं x के, तो जो वेट होता है वो वेट आप लोगों का बन जाता है W/K²। आपको याद होना चाहिए। और अगर मैं अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करता हूं, तो उसका जो वेट होता है वो W/K² के बराबर हो जाता है। ये पता है ना? मैंने आपको कहा कि जनाब अभी तो समझ आया ना, सम करना है। सम करने में तो एक ही कंसेप्ट लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में ना एज इट इज पूछता है, आपको पता होना चाहिए, काफी जरूरी है। ठीक है? और मैं कहना चाहता हूं, कृपया करके हम इतनी मेहनत करते हैं, और भी मेहनत कर सकते हैं। ये आपको मैं बता ही देता हूं बार बार कि भाई मैं कंटेंट पे बहुत फोकस रखता हूं अपना। कंटेंट वो नहीं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे दूं, नहीं। आप लोग मेरे क्वेश्चंस में भी देख सकते हो कि मैं वो वन लाइनर कम लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका दिमाग चले, लेकिन मैं सेल्फ मेड क्वेश्चंस बहुत बनाता हूं। मेरे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक्चुअल में आपको गूगल पे भी नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेंगे, वो मेरे अपने क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हो कि एमएमसी के माध्यम से मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन टेलीग्राम पे फ्री दे दूं ताकि आपकी एसएससी जेई की तैयारी जम के हो जाए, तो देखो फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। तुम पहली बार अगर किसी से मिलने भी जाते हो ना, तो बहुत दूर की सोच के जाते हो कि बेटा एक दो बारी मिलने में जो समय लग रहा है उसका फल अच्छा आएगा। तो फ्री में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या? अरे यार शेयर वेयर किया करो यार, मतलब जो कांस्टेंट बच्चे पहले से है वो हमेशा आ रहे हैं, लेकिन नया आप में से कोई नहीं आता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ताकि आपकी तरफ से मुझे अगर लगता है कि हाँ आप मेरे लिए थोड़ा सा प्यार बता रहे हैं, तो मैं भी बांट दूंगा। प्यार तो दोनों तरफ से ही अच्छा होता है, सिंगल साइड वाला तो बेकार हो जाता है। मैं नहीं चाहता वन साइडेड लव हो मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है? चल अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए आ गया थ्योरी ऑफ एरर से मोस्ट प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन।
तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वाले जो कंसेप्ट है ना, ये सीरियसली बहुत अच्छे हैं। कंसेप्ट क्या कहता है उसको समझो। आपको बोला कि एंगल एच आर और उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द एंगल क्या होगा वो पूछ रहा है। बहुत आसान। थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आप लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला होगा जिसको कहते हैं वेटेड मीन। तो वेटेड मीन का कंसेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। क्या बनेगा? मैंने कहा जो एंगल होता है ना उसका फॉर्मूला होगा W1 थीटा 1, W2 थीटा 2 एंड सो ऑन अपॉन W1 प्लस W2 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है यार, लगाओ। क्या मैं लिख सकता हूं? W1 है 4, 36 30 3 36, 4 इंटू 36 30, 3 इंटू 36, 8 इंटू 35 30, 8 इंटू 35 30 प्लस 4 इंटू 36 30 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4। When I will be going to solve it, I will get the value of theta। और ये थीटा कैसे आया है? मतलब ये जो थीटा ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। कैसे पता लगा ये फॉर्मूला मेरे को? जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने डेरिवेशन पढ़ी होगी थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहते हैं मैं एक बार ही समझाना चाहूंगा। वैसे आप लोग, मैं मानता हूं कि इसका आंसर तो आप लोग कर सकते हो, ओवरऑल सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आपको 36 डिग्री मिल जाएगा। तो आ जाएगा क्या? एक 36 डिग्री आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों के काम आ सकता है यहां से, जिसको हम लोग नाम देते हैं थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये बात कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है। क्यों? अरे पेपर का लेवल बढ़ा है यार, तो पेपर का लेवल बढ़ा है तो क्वेश्चन भी वैसा ही आएगा ना। तो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपको कहता है कि जो आपका प्रोबेबल एरर है, ई इज द प्रोबेबल एरर, उसका स्क्वायर करोगे तो वो आप लोगों का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। बस वो आप लोगों का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। और जब भी आपको मोस्ट प्रोबेबल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, मतलब कोई भी कंडीशन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए निकालनी पड़ेगी, तो वो दो ही कंडीशन से सॉल्व हो सकती है हमेशा। कैन बी सॉल्व्ड बाय व्हाट? या तो अपन उसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाए, मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा ये चीज। नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपके लिए लेक्चर बना दूंगा इसका, जरूरी है ये। या आप लोगों ने उसका ये वाला थ्योरी पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट, आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया, जरा गौर देना क्वेश्चन क्या कहेगा। आपको बोला द एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर सर्कुलर रोड। रेडियस मेजर करने में जो एरर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर करा तो जो एरर आ रहा है वो 0.2% का एरर है। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे निकालना था इसी मेजरमेंट को यूज करके, तो फिर एरर कितना आ सकता है एरिया के अंदर वो पूछ रहा है। बहुत इजी है, सुनो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको सबको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब भी ऐसे एरर निकालना हो, एरर का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी। हमेशा जब भी एरर निकालना होगा तो एरर करने के लिए we need to do the differentiation, always always always। तो डेल्टा ए क्या होगा? 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत बेसिक सी बात है। तो अभी करना क्या ना, अभी आप लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा आप लोगों को करना क्या है, यहां पर आपको डेल्टा ए को ए से डिवाइड करना होगा इंटू 100। दिस इज परसेंटेज एरर इन एरिया। ये फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है परसेंटेज एरर निकालने का। कोई भी एरर डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी को ओरिजिनल से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, वो परसेंटेज एरर है। क्वेश्चन में परसेंटेज एरर है इसलिए करना पड़ गया। तो मैंने आपको कहा करना क्या, आपको पता है यार
डेल्टा ए अपॉन ए क्या होगा, 2 पाई आर डेल्टा आर बाय पाई आर स्क्वायर होगा ना, ये काट दिया, मैंने कहा ठीक है, सॉरी आर से आर काटा, आपका बचा क्या, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल्स टू पे 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 कर दो दोनों तरफ, वो तो दोनों ही तरफ होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 2 इंटू 0.2 यानी 0.4 का एरर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, स्फीयर के रेडियस में फर्क है, वॉल्यूम में कितना एरर आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें ना, कि पेपर में एज इट इज पूछता है, ठीक है। अब जनाब मेरे पास अगली क्या बात आती है, गौर करेंगे, इधर भी अच्छे क्वेश्चन है छोटे से। पहला क्वेश्चन कर्व से रिलेटेड, डिग्री ऑफ कर्व का आया। डिग्री ऑफ कर्व क्या है मैं जानता हूं, सेंटर पे जो 30 मीटर के या 20 मीटर की चेन के द्वारा एंगल बनाया जाता है, यानी 30 मीटर की चेन हो या 20 मीटर की चेन हो, सेंटर पे वो चेन आपकी जो भी एंगल बनाएगी वो डिग्री ऑफ कर्व कहलाता है, यही है क्वेश्चन में पता है भाई। सेंटर पे 30 मीटर कोड द्वारा जो एंगल बनता है उसको डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं, बाकी डिटेल में पहले दे चुका हूं। रेडियस ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व इतना है, लेंथ ऑफ द कोड 30 मीटर है, ध्यान से लेंथ ऑफ द कोड 30 मीटर है, क्वेश्चन में कह रहे डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा, अभी तो बताया 30 मीटर के लिए फॉर्मूला होता है 1719 बाय आर, मैंने सॉल्व कर दिया। अब अप्रोक्सीमेशन के साथ काम कर सकता हूं कि 300 इंटू 5 होता है लगभग लगभग वो 1500 है ना, और 6 होता है 1800, यानी ये 5.8 या 7 के आसपास लाई करेगा। तो अभी कंफ्यूजन ये दोनों तो नहीं हो सकता, ये तो पक्का है, होगा तो यही 7.5 या 7.3। अभी यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया, आंसर आ गया, ये 3.7 है ना, 3 नहीं हो सकता, 5.7 के आसपास लाई करेगा, क्योंकि 1500 के बाद 150 अगर ऐड करते हो, आधा ऐड करते हो तो 650 हो जाएगा, वो 1650, बट ये 1700 से भी ज्यादा है, यानी आधे से ज्यादा जा रहे हैं ना, तो 7 के आसपास, 5 से ज्यादा जाएगा, यानी 5.75 आंसर है। ये जो मैंने अभी लॉजिक लगाया ये सभी क्वेश्चंस में नहीं लग सकता, आपने देखा इससे पहले नहीं लगा था, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जहां न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में आप लोग टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, जैसे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है, मैच द फॉलोइंग आपने किया, मैच द फॉलोइंग करने पे जो आप लोगों का एक दो ऑप्शन मैच हुए वहीं से पता लग जाता है ना कौन सा ऑप्शन ठीक है, सबको चेक नहीं करना, काम खत्म करो। कैलकुलेशन में आपका अप्रोक्सीमेशन बहुत काम आएगा, लगभग लगभग का सिनेरियो फॉलो करना बहुत टाइम सेव हो जाएगा, आपको ऑप्शन से बहुत ज्यादा पता लग जाएगा। एक आता है स्किपिंग मेथड। स्किपिंग मेथड का मतलब होता है ये ऑप्शन देखने से समझ आ रहा है ये नहीं होगा, या उसको एलिमिनेशन कह लो या स्किपिंग कह लो, उसको छोड़ के अगले पे चलो, ये बहुत काम आता है। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक है ना, अलॉन्ग विद टाइम तो सेव करेगा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और एग्जाम में खेल कॉन्फिडेंस का है बहुत बड़ा। अगर आप घबराते घबराते एग्जाम में देने जाओगे, बहुत इमोशंस में भरकर एग्जाम देने जाओगे, पुरानी यादों को ताजा नहीं करोगे, मतलब कई इमोशन साथ लेकर जाओगे कि मेरे को उसको नीचा दिखाना है, या मेरे को अपने बाप का नाम रोशन करना है, या ये या वो, या मैं समाज में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब आप देखोगे कि उस टाइम पे आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो कंसेप्ट में नहीं लगता, वो दिमाग जो है वो रिजल्ट में लगने लग जाता है, घबरा जाते हो आप, ज्यादा खुश हो जाते हो आप। संभाव जरूरी है ना, प्रैक्टिस से संभाव बनता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो यही है, ठीक है। चल अभी कह रहा है रेडियल ऑफसेट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कर्व ऑफ रेडियस r। इसके बारे में दो बातें बोलता हूं, वैसे तो बहुत सारे मेथड है कर्व बनाने के, वो सब आप पढ़ लेना खुद से, लेकिन परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड और रेडियल ऑफसेट मेथड दो होते हैं। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड में जो फॉर्मूला आता है वो होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन रेडियल ऑफसेट मेथड में जो फॉर्मूला आता है वो होता है आप लोगों का रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर।
और दोनों ही केसेस में जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है वो होता है x²/2r। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेडियल में r की मात्रा ज्यादा है, इसलिए भारी क्वांटिटी पहले है, हल्की क्वांटिटी बाद में है। वहां ऐसा नहीं है, तो हल्की क्वांटिटी पहले है। मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो अभी तो फॉर्मूला बन चुका है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रेडियल ऑफसेट पूछ रहे हैं ना, वो हो जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर दो। अगला, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मतलब कर्व का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखता हूं मैं हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे मानते हैं हम। समझना क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक पैराबोलिक कर्व है जहां राइजिंग ग्रेडियंट इतने का है और फॉलिंग ग्रेडियंट इतने का है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड जो है वो 0.05% पर चेन है। एक चेन में इतना चेंज हो रहा है। तो वर्टिकल कर्व की लेंथ क्या होगी वो पूछ रहा है। बहुत इजी है। मुझे एक चीज पता है, टोटल चेंज इन द ग्रेडियंट क्या है। टोटल चेंज इन ग्रेडियंट अगर मेरे को निकालना हो तो मैं ये बात कह सकता हूं, एक उठ रहा है और एक नीचे जा रहा है। यानी आप लोगों का G2 - G1 कर लो या कुछ भी कर लो, मर्जी आपकी। G1 - G2 हो गया ना, ऐसा। मैंने कहा G1 है 0.8 माइनस ऑफ 0.7, मतलब जो फॉलिंग ग्रेडियंट है उसको नेगेटिव कंसीडर कर लिया, तो ओवरऑल 1.5% आ रहा है। मतलब 1.5% का टोटल ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं एक चेन में 0.05% का ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, तो 1.5 का ग्रेडियंट चेंज होने में कितनी चेन लगेंगी। ये क्वेश्चन बन गया आपका। छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आया। फिर आपको ये तो पता है कि यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल 30 चेन लगेंगी यहां पर। मैंने कहा कि x की वैल्यू 30 चेन आएगी, वो तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से। यूनिटरी मेथड सॉल्व करना सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर रखना। पेपर में ये क्वेश्चन चेन के माध्यम से भी पूछता है, पेपर में यही क्वेश्चन लेंथ के माध्यम से पूछता है। ऑप्शन में आप लोगों को लेंथ दे रखा होगा, सपोज चेन नहीं दे रखा। हमें पता है कि यार एक चेन 20 मीटर की या 30 मीटर की हो सकती है, वो मेंशन होगा। तो 30 चेन की जगह मान लो 30 मीटर की चेन है, तो मैं लिख सकता हूं ना 900। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो लेंथ में भी पूछ सकता है क्वेश्चन और चेन में भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, इसको जरा मेंशन करना अपनी नोटबुक में स्टार करके। अभी ये कह रहा है कि ऑपरेशन ऑफ फॉर्मिंग द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी यार वो क्लियर इमेज बनाना मतलब फोकस करना होता है ना। ऐसा कर यार, उसके फोकस कर यार, सही से देख नहीं रहा। अब क्या फोकस करना है वो तुम जानो, लेकिन फोकस ये पता है, बच्चों वाली चीजें। तो अभी आया मीन सी लेवल किसी भी प्लेस का, हम लोग 19 साल की एवरेज से कंसीडर करते हैं। ये भी पता है आपको, ये 20 नहीं होगा 19 होगा। ये पेपर का ही क्वेश्चन है, पेपर में 20 था, वो गलत था, 19 साल होता है। आजकल कहां पे है, बॉम्बे सी पोर्ट है ना, मुंबई मेरी जान, मुंबई सी पोर्ट में आपका मीन सी लेवल आता है। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, आपके हर रेलवे स्टेशन पे मीन सी लेवल लिखा होता है। पता है, आपने पीले कलर के बोर्ड पे देखा होगा MSL, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। क्वेश्चन ये है कि वो किस पॉइंट तक का रिड्यूस लेवल होता है, रेलवे स्टेशन के किस बिंदु तक का रिड्यूस लेवल होता है। याद रखना, सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के ठीक सामने वाली पटरी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, उसके ऑफिस के ठीक सामने वाली पटरी जो है ना, उसका रिड्यूस लेवल होता है आपका। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद करना है। अगला, ये बहुत आसान है कि एक क्लोज टावर्स में कौन सा चेक लगाना जरूरी है। लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों 0 के बराबर होना चाहिए, सबको पता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ द प्रिसीजन रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेंचमार्क। बेंचमार्क की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी डिग्री ऑफ प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है, मैं बताना चाहता हूं। अगर मेरे को प्रिसाइज लेवलिंग करना है, मान लीजिए बहुत एक्यूरेट लेवलिंग करनी है, तो मैं लेकर चलता हूं आपका 4 रूट के, याद करेंगे। तो बेंचमार्क आप जब भी प्लॉट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली लेडीज एंड जेंटलमैन, बेंचमार्क प्लॉट करने के लिए आप लोगों को मतलब यार वो बहुत एक्यूरेसी चाहिए ना। अगर बेंचमार्क गलत है तो सारा प्रोसेस गलत है। ऑप्शन ए ठीक है, मतलब डी ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग आप करते हो, फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग
इसके लिए आप लोगों का 8 रूट के होता है, वो चीज आप लोगों को याद रखनी है, इतना प्रिसीजन करेक्टेड है। और सेकेंड ऑर्डर लेवलिंग के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 12 रूट के होता है, ये आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीस्कोप अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वर्टिकल प्लेन में घुमाता हूं तो उसको ट्रांजिट थियोडोलाइट कहते हैं। लास्ट क्लास का क्वेश्चन है ये, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ना। अब टेक्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं विजिबल है ढंग से, थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण, आपको पता है रिकॉर्डेड सेशन था 2 दिन हमारा, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था ना, तो टाइम कम होने के कारण टाइप नहीं हो पाया, थोड़ा एडजस्ट करना। इतना तो दिख रहा है, इतना टेक्निकल टर्म्स तुमको आता है, बाकी मैं पढ़ दूंगा। The object of providing an additional concave lens in the telescope in a tachyometer is to eliminate the additive constant. जो concave lens आप लगाते हो वो एडिटिव कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए लगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे में कह रहे हैं एनालिटिकल लेंस एब्जॉर्ब्स सम ऑफ द इंसिडेंट लाइट। एनालिटिकल लेंस बहुत सारे इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। टू कंपेंसेट दिस एंड टू इंक्रीज द इल्यूमिनेशन, इस अब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो रोशनी कम हो जाएगी, फोकस कम बनेगा, एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इल्यूमिनेशन को यानी चांदनी को, रोशनी को बढ़ाते हैं। कैसे? लार्जर ऑब्जेक्ट ग्लास यूज करके, बड़ा ऑब्जेक्ट ग्लास यूज करके। एनालिटिकल लेंस से इधर स्टेटमेंट से मुझे याद आया कि जो आपका ऑब्जेक्ट ग्लास होता है उसका अपर्चर कितना रखते हैं हम लोग, 35 से 45 mm। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट ग्लास का अपर्चर 35 से 45 mm का रखा जाता है। क्लियर है? अब सुनो कि आप लोगों का पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है, और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली गलत है, दूसरी सही है, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारा क्वेश्चन था, पता होना चाहिए, जरूरी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौर करेंगे। जनाब आपको बोला गया टेक्योमीटर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एफ 20 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ग्लास एंड ट्रनियन एक्सिस इज 10। बोले तो छोटा डी है ये, अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको याद होगा ये छोटा डी है। अभी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि स्पेसिंग बिटवीन द आउटर लाइन ऑफ द डायफ्राम, मतलब क्रॉस हेयर्स के बीच का जो गैप है वो 4 mm है। क्रॉस हेयर्स के बीच का गैप, अगर स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वो 2.5 और 1 है, यार ऊपर वाला 2.5 है, नीचे वाला 1 है, तो बीच का गैप लिख दू डायरेक्ट, S2 माइनस S1 हो गया 1.5। ठीक है। अब वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा वो निकालो, कैलकुलेशन आप करोगे, कंसेप्ट मैं देता हूं। D इज इक्वल टू KS प्लस C होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा K क्या होता है, F बाई I। डायरेक्ट निकालते हैं, F की वैल्यू 20 है, I की वैल्यू 4 mm है, तो मैंने लिख दिया 200 बाई 4 यानी 50। 200 क्यों कर रहा हूं मैं, mm में कन्वर्ट कर रहा हूं सेंटीमीटर। वही C की वैल्यू हो गई F प्लस D, C की वैल्यू F प्लस D, F भी और D भी दोनों ही सेंटीमीटर में है, मैं सेंटीमीटर में रख देता हूं, ओवरऑल 30 आ रहा है, या मैंने लिख दिया 0.3 मीटर, एक ही बात है। सारी वैल्यू पता लग गई, पुट कर दो। D इज इक्वल्स टू में 50 इंटू में S है 1.5 प्लस 0.3, अभी मीटर में कर रहा हूं ना मैं सारा का सारा, इसीलिए ये देखो मीटर में है ना, और ये भी मीटर में था, तो अभी सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 78 आंसर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब इसको आप स्टार कर लो, ए कैटेगरी तक का क्वेश्चन है ये। इफ वर्टिकल एंगल्स ऑफ द इंक्लाइंड साइड डू नॉट एक्सीड 10 डिग्री, अगर वर्टिकल एंगल इंक्लाइंड साइड में 10 डिग्री से ज्यादा नहीं है और आपका जो स्टाफ है वो परफेक्टली वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो कहा गया कि वो कितनी इंक्लाइनेशन टॉलरेट कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका उस पर्टिकुलर केस में कितनी इंक्लाइनेशन टॉलरेट कर सकता है, ताकि हम उसको कैसा स्टाफ कंसीडर करें। आप ऑप्शंस देखिएगा यहां पर, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, काम आएगा आप लोगों के क्वेश्चन। बोला गया यहां पर क्वेश्चन में कि आप लोगों का वर्टिकल एंगल अगर 10 डिग्री से कम या 10 डिग्री है
और नॉन वर्टिकली इफ द स्टाफ एंड नॉन वर्टिकली इफ द स्टाफ रिमेन्स विद 1 डिग्री स्टाडिया सिस्टम ऑफ टेक्योमेट्री, 1 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में स्टाफ को वर्टिकल मानोगे या नॉर्मल मानोगे? जब भी इंक्लाइंड आ जाएगा, एक तो थोड़ा सा ही एंगल है उसमें भी तुमने 1 डिग्री स्टाफ को झुका दिया तो तुम स्टाफ को वर्टिकल नहीं मान सकते, वर्टिकल नहीं मान सकते, स्टाफ को तुम लोगों को नॉर्मल मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो थोड़ा सा ये एंगल है और स्टाफ भी ऐसा नहीं था, थोड़ा ऐसा हो गया, तो ये नॉर्मल कंडीशन मेंटेन करता है, तो हम उस पर्टिकुलर केस में स्टाफ को नॉर्मली कंसीडर करके चलते हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग काम होता है। टेक्योमेट्रिक फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस using horizontal sides can also be suitably be employed for inclined sides through angle theta। अरे यार एक फॉर्मूला याद होगा ना आपको, हमको पता है कि d is equal to L cos थीटा होता है, फिर फॉर्मूला आपको पता होगा ks cos स्क्वायर थीटा होता है, यार पता है ना? तो अपन एक चीज तो पता है कि हम लोग cos स्क्वायर थीटा जानते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा भी उसी का फंक्शन है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा उसका फंक्शन है, और cos थीटा भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, आई कैन डेफिनेटली से ये काम, सारे के सारे फंक्शन इंक्लाइनेशन में यूज हो सकते हैं, यही आपका आंसर था, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग इज जनरली प्रेफर्ड टू नॉर्मल स्टाफ होल्डिंग। वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग को क्यों, मतलब ऐसा वो प्रेफर किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है मिनिमम इफेक्ट ऑफ केयरलेस होल्डिंग ऑन द रिजल्ट। वर्टिकल में आपकी हल्की फुल्की अगर टेढ़ी होती है तो उसका इफेक्ट नहीं आता, अब तो सही कह रहे हैं, एकदम सही है यार। ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ नहीं है। फैसिलिटी ऑफ होल्डिंग, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। मेजर टेक्निकल आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यही है और कुछ नहीं है। अगला, ये क्वेश्चन अच्छे है ना, इनको ध्यान से करा करो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, मतलब आप इसको स्टार मार्क करो, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड विद एनालिटिकल लेंस। आपका इंस्ट्रूमेंट एनालिटिकल लेंस द्वारा फिटेड है, अगर एनालिटिकल लेंस है तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि एंड द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, स्टाफ वर्टिकल है, यानी के एस कॉस स्क्वायर थीटा वाला कंसेप्ट होगा। द वर्टिकल एंगल अप टू व्हिच स्लोपिंग डिस्टेंस मे बी अज्यूम्ड टू बी हॉरिजॉन्टल। वो वर्टिकल एंगल क्या होगा, वो इंक्लाइनेशन एंगल क्या होगा जिस एंगल पे आप अपने स्लोपी ग्राउंड को ठीक हॉरिजॉन्टली मानो, कंसीडर करो, ताकि एरर जो है वो 1 in 300 से ज्यादा ना हो जाए, एरर 1 in 300 से ज्यादा ना हो जाए, ये कंसीडरेशन आपको लेनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा कि भाई एक्चुअल में मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल आप 300 चल रहे हो ना, तो आपका एक का एरर आ रहा है, एक का एरर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपकी इंक्लाइनेशन है। क्या मैं लिख सकता हूं, अगर एक्चुअल में आप लोगों का 300 चल रहे हो तो एररनियस वैल्यू कितनी है, 301 हो गई ना, एक का एरर है तो 301 एररनियस वैल्यू हो गई। और मुझे पता है कि जो स्लोपी ग्राउंड का डिस्टेंस होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से ज्यादा होता है, हमेशा। तो मैंने एक चीज तो कही, मैंने कहा कि जब भी ऐसा स्लोपी ग्राउंड होता है तो मैं उस केस के अंदर स्टाफ हेल्ड नॉर्मल वाला कंसेप्ट लगाऊंगा। हाँ, और आप लोगों का यहां पर जो कंसेप्ट होगा ये चीज भी क्लियर करेंगे। मुझे एक चीज पता है कि इंक्लाइनेशन वाले केस में आपका 301 चलता है, तो एरर क्या कह सकता हूं, मतलब अपन यहां पर ये लिख सकते हैं, मैं जो सॉल्व करना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं स्लोप डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, बेसिकली पहले ये निकालो, स्लोप डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है आप लोगों का 301/300। यहां तक तो शक नहीं है। एक छोटी सी बात मैंने ये निकाली, अब वो मेरे से कह रहे हैं कि इंक्लाइनेशन एंगल क्या होगा वो निकालना है। बहुत आसान है, आपको अगर याद हो तो हम लोग क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइनेशन में एक फैक्टर का यूज करते थे, के एस कॉस स्क्वायर थीटा। सी तो 0 है ना, सी वाला फैक्टर तो देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। मैं यहां पर लिख सकता हूं आप लोगों का जो टोटल अभी स्लोपिंग डिस्टेंस है वो क्या है। अगर आपको याद हो तो ये वाला स्लोपिंग डिस्टेंस होता है आप लोगों का के एस डायरेक्टली, और ये वाला डिस्टेंस होता है आपका के एस कॉस स्क्वायर थीटा, याद हो तो।
भाई लाइन ऑफ साइट के इंक्लाइन इंक्ला मतलब अलोंग तो केएस था, उसका कंपोनेंट निकाला था तो केएस cos स्क्वायर थीटा था। क्या मैं लिख सकता हूँ 301/300 और कुछ नहीं है, वो केएस अपॉन केएस cos स्क्वायर थीटा है। सॉल्व करने से क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर कि आपका सेक स्क्वायर थीटा जो है, ध्यान से देखना, आपका सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 301/300 है। सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को 2 बार देखना, बहुत काम का क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा काम का क्वेश्चन है। ठीक है, चल तो यहां पर आप लोगों सारे क्वेश्चन मैंने समाप्त किए। आई नीड टू टेल यू वन थिंग कि कैसा भी हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस खुद से जरूर करना। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते तो डेफिनेटली आप लोगों का ये 25 क्वेश्चन करने का भी कोई उद्देश्य साबित नहीं होने वाला। मतलब मेरा मानना ये है कि मेहनत करो तो पूरी करो, वरना मत करो, क्योंकि ये कंपटीशन की दौड़ ऐसी है जहां या तो जीत है या तो हार है, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेहनत भी फिर वैसे ही सोच के कुछ करना, या तो बहुत कर डालो या बिल्कुल मत करो, क्योंकि बीच में करने वाले टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। फिर वो अगले साल दौड़ में फिर से शामिल होंगे, फिर दोबारा बढ़िया सा मेहनत करना पड़ेगा, बढ़िया सा ही करो। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। और बस अभी तो कुछ मत करो यार, खाओ और पढ़ो और कम खाओ, ज्यादा खाने से नींद आ जाती है।